अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। लोगों से फ़ोन पे मैं जब रब्ता करता हूं, बहुत सारे लोग अपने मसाइल भेज रहे होते हैं तो मैं उनके मैसेज पढ़ भी रहा होता हूं। बहुत सारा इमरजेंसी में कॉल भी लोगों को करनी पड़ जाती है, लेकिन जब भी फ़ोन पे बात होती है किसी से, लाइव शो में नहीं वैसे ही, तो पहला फीडबैक ऑफ कैमरा स्टोरी के बारे में आता है कि आपकी स्टोरी सुनते हैं, यकीन मानिए जब आपकी कहानियाँ सुनते हैं तो ऐसा लगता है हम उस कहानी का हिस्सा हैं। और एक ऐसी आदत सी पड़ गई है कि जब तक कहानी ना सुने बेचैनी सी रहती है और एक कहानी को 3-3 4-4 दफ़ा सुनते हैं। कहानी के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा खुश उस वक्त होता हूँ जब लोग मुझे फीडबैक देते हैं कि कहानी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। तो बेनता मुझे भी खुशी होती है, लेकिन उस दिन ज़िंदगी में मैं सबसे ज़्यादा खुश हुआ था जब एक बहन ने, अमेरिका में वो क़याम पज़ीर हैं, उन्होंने मुझे अपना फ़ीडबैक दिया था कि मैंने ख़ुदकुशी की कोशिश की, अस्पताल पहुंचा दी गई, बच गई। और दूसरी दफ़ा जब यही कोशिश की, अस्पताल में ही थी, तो किसी ने मुझे आपकी ऑफ कैमरा स्टोरियाँ सुनाई थी, ऑफ कैमरा स्टोरी लगा कर दे दी। और मैंने ऐसी सुननी शुरू की कि उसके बाद तब से लेके आज तक आपकी कहानियाँ बहुत शौक़ से इस तरह सुनती हूँ कि जीने का एक ज़रिया बन गई है आपकी कहानी। जब उन्होंने मुझे ये फ़ीडबैक दिया, बाखुदा यकीन मानिए मैंने उस दिन फ़ैसला कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी कहानी अगर किसी को इतना सुकून मुयस्सर करती है तो मैं पैसे के लिए नहीं, लोगों की खुशियों के लिए तो ज़िंदगी में कोशिश करता ही हूँ। अब अल्लाह जानता है कितना कामयाब होता हूँ, लेकिन ये कहानी अगर किसी को इतना ज़िंदगी का ज़रिया बन रही है, जीने का ज़रिया बन रही है, तो मैं इसको सुनाता रहूँगा। और फिर मैंने कहानी को फ़ैसला किया कभी नहीं छोड़ूंगा। तो इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है कहानी मैं सुनाता रहूँगा, चाहे जो भी सूरत हाल आ जाए। किसी रीज़न की वजह से मेरी मोनेटाइजेशन भी इस वक्त ऑफ है, जिसकी वजह से मैं यूट्यूब से कोई पैसे नहीं कमा रहा, ज़ीरो कमा रहा हूँ, लेकिन कहानियाँ फिर भी आप लोगों को सुना रहा हूँ, इसलिए कि कहानी मैं पैसे के लिए नहीं सुनाता, लोगों को खुश देखने के लिए कोशिश करता हूँ कि मेरी वजह से अगर किसी को कोई खुशी पहुँचती है तो मेरी जान भी हाजिर है। बाकी आप लोग जो प्यार देते हैं, दुआएं देते हैं, मेरे लिए सब यही कुल सरमाया है जो अभी तक मैंने अल्लाह की मखलूक से हासिल किया। और बस यही दुआएं ही चाहता हूँ कि आप लोग मेरे लिए दुआएं करते रहें। आज की कहानी मुझे भेजी है औरंगज़ेब शहज़ाद ने। इलाका इनका पचाद है, डेरा गाजी खान से तकरीबन कोई ये 4 घंटे का रास्ता बनता है। औरंगज़ेब शहज़ाद कहते हैं ये जो कहानी है हमारे वालिद साहब के साथ ये वाक़या हुआ था। आज भी वो कभी मूड में बैठे हैं तो हम उनको कहते हैं अब्बा जी वो क्या हुआ था, और वो कुछ समय के लिए खामोश हो जाते हैं और फिर बारहा इसरार करने पे वो इस कहानी को फिर से सुना देते हैं। उनके मुंह से सुननी इसलिए अच्छी लगती है कि उनके चेहरे पे वो सारे असरात, वो सारी तासुरात जो उस वक्त उनके ऊपर बीती थी, वो उनके चेहरे पे नज़र आते हैं। अब तो वो देहात की ज़िंदगी के आदी बिल्कुल देहाती हो गए हैं, बिल्कुल रहना उठना बिछोड़ना उनका देहात में, उसी तरह धोती बांधते हैं और बिल्कुल घुल मिल गए हैं। वरना किसी वक्त वो शहर की ज़िंदगी में रहते थे और बहुत ही शहरी बाबू कहलाते थे। तो कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। शहज़ाद उनका नाम है, औरंगज़ेब शहज़ाद इसलिए उनका नाम है कि उनके वालिद साहब का नाम शहज़ाद ही है, ये रियल नेम है दोनों। शहज़ाद एक छोटी सी बस्ती से ताल्लुक़ रखता था और ये उन दिनों की कहानी है जिन दिनों में बस पूरे दिन में सिर्फ एक आती थी। और आज जो रास्ता मैंने अभी गिनवाया है कि डेरा गाजी खान से 4 घंटे का सफ़र है, उन दिनों में ये सफ़र 4 नहीं 12 घंटे का सफ़र था और तकरीबन एक पूरा दिन लग जाता था। वो कहते हैं होता ये था कि हम सुबह से ही तैयार होकर रवाना हो पड़ते और अपने शहर से निकलने के लिए जिस लारी, बस को वो लारी बोलते, लारी का इंतज़ार करना होता। तो सारे दिन में सिर्फ एक ही लारी ने आना होता था और सब लोग वहाँ पे जमा हो जाते, उस लारी पे सवार हो जाते और वो लारी जब रवाना होती तो उस कच्ची सी सड़क पे, जो उस वक्त पक्की सड़कें भी नहीं होती थी, मट्टी, धूल मट्टी, तो उसकी छतों पे भी लोग बैठे होते थे और नीचे भी बैठे होते थे। जिसको जहाँ जगह मिल जाती वो बैठ जाते और लारी धूल छोड़ती हुई, धूल हवा में, मट्टी ही मट्टी फ़ज़ा में आलूदगी ही आलूदगी करती हुई
वो बस आगे बढ़ती जाती और जहाँ कहीं अगले स्टॉप पे लोग खड़े होते हाथ से रुकने का इशारा करते वो बस रुक जाती और मज़ीद लोग जल्दी से उस पर सवार हो जाते और अपनी मंजिल की तरफ वो बस रवाना हो जाती। वो जो आज इतनी बेहतरीन सड़कें बनी हैं और बसें भी ऐसी आ गई हैं, फुल उनके शीशे बंद होते हैं, एसी चल रहे होते हैं और यूं शूटम शूट छत वाला गियर लगा के वो बसें इतनी तेज़ी से अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच जाती हैं। उस वक्त की बसें भी जिनकी खिड़कियों से मट्टी अंदर आती थी, रेंगती हुई चलती थी और एक बस के ऊपर इतना लोड होता था, इतने इंसान सवार होते थे, वो फिर भी बस हर उस स्टॉप पे रुकती थी जहाँ पे उसके दूसरे मुसाफिर इंतज़ार कर रहे होते। ये वो वक्त था जब एक दूसरे को पैगाम चिट्ठी के ज़रिए दिए जाते थे। गांव के अंदर चिट्ठी बहुत देर से पहुंचती थी। डाकिया जो गांव की चिट्ठियां होती थीं वो संभाल कर रख लेता था और हफ्ते में एक दफ़ा एक शख्स का वहां चक्कर लगता था तो वो वहां पे जाकर चिट्ठी पहुंचा आता था। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। शहजाद जो एक छोटे से उस गांव से ताल्लुक़ रखता था, जो अब शहर चला गया था, वो पढ़ भी रहा था और साथ साथ अपनी नौकरी भी कर रहा था। अपने गांव से उसको बहुत ज़्यादा प्यार था। चिट्ठी वो मुस्तकिल लिखता रहता था। गांव के अंदर ख़त वगैरह ही सिर्फ वाहिद ज़रिया था और अगर टेलीफ़ोन पे बात करनी होती थी तो मोबाइल तो थे नहीं, तो टेलीफ़ोन पे बात करने के लिए गांव का कोई फ़र्द साथ वाले शहर में जाता और उस शहर में जो एक पीसीओ होता या एक तरीका जो होता वहाँ पे फ़ोन करने का, या जो मिलने वाले रिश्तेदार होते उनके घर में फ़ोन होता, उसके ज़रिए वो फिर शहजाद को फ़ोन करते और उससे पैगाम पहुंचाते। इसी तरह एक दफ़ा ऐसा हुआ कि ये सर्दियों के दिन थे। शहजाद की वालदा ने पैगाम भिजवाया कि शहजाद से कहो चक्कर लगा जाए, मेरा दिल बहुत उदास है, काफ़ी टाइम हो गया है उसका चक्कर ही नहीं लगा। अमूमन वो 2 महीने बाद 1 महीने बाद चक्कर लगा लेता था, लेकिन इस दफ़ा ऐसा हुआ था कि 3 महीने हो गए थे और उसका चक्कर नहीं लगा था। पैसे वो मनी ऑर्डर के ज़रिए डाकिया पैसे लेकर पहुंचता था। एक छोटा सा कागज़ की रसीद भी उसके हाथ में होती, वो उस फैमिली को पैसे देता और बदले में दस्तखत करा कर चला जाता। हर महीने पैसे तो वो बाकायदगी से भेज देता था, लेकिन 3 महीने से वो आया नहीं था। तो यूं माँ ने पैगाम भिजवाया और उस गांव के एक, सब उनको चचा चचा कहते थे, नाम उनका पूरा था ग़ुलाम रसूल। चचा ग़ुलाम रसूल को बुलवाया उसकी माँ ने और कहा चचा जाके टेलीफ़ोन पे इतला दे आइए, और ये उसका नंबर लिख के दिया कि शहजाद को कहिए माँ बहुत उदास है और वो कहती है कि आ जाओ, तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। चचा पहुँचे शहर और वहीं साथ वाला जो छोटा सा शहर था वो भी असल में तो एक टाउन ही था, शहर लोग कहते थे। वहाँ पहुँचा, उसने फ़ोन मिलवाया और शहजाद का फ़ोन मिल गया। शहजाद से जब उसकी बात हुई तो उसने कहा माँ बहुत उदास है, आए क्यों नहीं? तो उसने बताया कि बस मसरूफ़ियत इस तरह की हो गई थी कि नहीं आ सका। तो पैगाम ये है शहजाद तुम्हारे लिए, माँ कह रही है चक्कर लगाओ। वैसे तुमसे पूछना था कब तक चक्कर लगाओगे? तो उसने कहा मैं वैसे भी इरादा कर रहा था चचा आने का, तो मैंने सोचा है इस जुमेरात को वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो चाचा ने कहा बस ठीक है, मुझे बता दो, मैं तुम्हें लेने के लिए पहुँच जाऊँगा। क्योंकि चचा ग़ुलाम रसूल के ज़रिए पैगाम भिजवाया गया था तो वहीं पे ही चचा ने कह दिया मैं ही तुम्हें ले जाऊंगा। वरना ये होता था कि जब भी उसने आना होता था तो कोई ना कोई उसको लेने के लिए जाता था। आज चचा ग़ुलाम रसूल उसका पैगाम लेके उसकी माँ के पास पहुंचा और बताया शहजाद जुमेरात को आ रहा है और मैं खुद ही उसको ले आऊँगा। माँ ने कहा ठीक है चचा, आप उसको ले आइएगा। शहजाद ने अपना सामान, एक बैग, छोटा सा जो बैग था उसका, उसने बनाया और अपने घर के लिए लारी पे बैठ के रवाना हो गया। लेकिन आज मौसम के तेवर कुछ अच्छे ना थे। एक तो शदीद सर्दी और ऊपर से आज आसमान बादलों से ढका हुआ था, रिमझिम हो रही थी। और जिस जगह पे लारी ने आके रुकना था वहाँ से चचा जो अपना साइकिल लेकर गए थे, उस साइकिल पे बैठ के दोनों ने गांव तक पहुँचना था। और ये रास्ता भी तकरीबन
कच्चा रास्ता था, अगर खुश्क रास्ता हो तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाते थे, और अगर बारिश हो जाए, गीला रास्ता हो तो 3 से 4 घंटे लगते थे। चाचा भी आज सुबह से तैयार होकर उसको लेने के लिए बस स्टॉप की तरफ पहुंच गए और बैठ गए कि जैसे ही बस आएगी मैं शहजाद को लेके घर पहुंचूंगा। और शहजाद खुशी खुशी अपने घर की तरफ रवाना था। बस खचाखच भरी हुई थी, ऊपर भी लोग बैठे हुए थे, और वो जिसकी खिड़कियां खुली हुई थी वो बस चलती हुई अपनी सफ़र की तरफ रवां दवां थी। जहां कहीं आगे कोई मुसाफिर उसको हाथ देता तो वो रुक जाता। ये बस जिन जिन रास्तों से गुजरती जा रही थी, इर्द गिर्द हरियाली ही हरियाली थी, ज़मीनें ही ज़मीनें थीं। लेकिन आज जब बस पे आप सफ़र करते हैं तो इर्द गिर्द हरियाली नज़र तो आती है, बहुत कम जगह जगह पे आबादियाँ हो गई हैं। उस वक्त आबादियाँ बहुत दूर दूर होती थी, बहुत कम होती थी। ज़्यादातर आपको बागात और हरी भरी फसलें नज़र आती थीं। ऐसी ही दोनों तरफ हरी भरी फसलों के बीच में से वो बस चलती हुई अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी कि वो स्टॉप भी आ गया जहां पे कंडक्टर ने उस शहर का नाम पुकारा कि भाई इस शहर वाले सारे नीचे उतर जाओ। और तभी शहजाद भी अपना बैग उठाए नीचे उतर आया। लेकिन शहजाद जिस बात से परेशान था वो ये था कि उसके शहर में दाखिल होने से पहले ही उसको अंदाज़ा हो गया था कि आसमान ना सिर्फ बादलों से ढका है, काली स्याह घटाटोप घटाएं हैं, बल्कि बस जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही थी तो पता लगा पीछे तो सिर्फ काली घटाटोप घटाएं हैं, आगे वो जो काले स्याह बादल थे बरस रहे थे। कहीं रिमझिम और कहीं तेज़ बारिश, बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। दिन की रोशनी को ही रात में बदल दिया था उन काले स्याह बादलों ने। और वो चमकती हुई रोशनी जिसकी गड़गड़ाहट बादलों के साथ एक और ज़ोरदार आवाज़ पैदा करती और वो बिजली चमकती तो और खौफनाक मौसम हो जाता। बस जब रुकी और कंडक्टर ने कहा जो भी इस इलाके का है उतर जाए, तो शहजाद भी जब नीचे उतरा तो उसको लगा कि बहुत कम लोग हैं बाहर। उसकी रीज़न ये थी कि सर्दी इतना ज़्यादा थी, मौसम ऐसा खौफनाक था कि सब अपने घरों को चले गए थे। लेकिन सामने वो जो एक बस स्टॉप तो नहीं था, वो एक छोटा सा एक शेड सा बनाया गया था गांव वालों ने अपनी मदद आपके तहत। उसके नीचे चाचा गुलाम रसूल अपनी साइकिल के साथ बैठा हुआ नज़र आ गया। वो तेज़ी से भागता हुआ, बारिश से बचता हुआ चाचा की तरफ गया। चाचा ने उसको गले लगाया और वो चाचा से मुखातिब हुआ, चाचा आज तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, अब कैसे जाएंगे? तो चाचा ने कहा अल्लाह मालिक है, क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और आगे जितना भी रास्ता है वैसे तो वो 1.5 से 2 घंटा लगता है, लेकिन इस वक्त जितनी बारिश है और जितना कीचड़ जमा हो गया होगा, साइकिल पे जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अल्लाह का नाम लेके आखिर पहुंचना तो है, आखिर घर जाना तो है, चलते हैं। उसने शहजाद को साइकिल का जो हैंडल होता है उसके पीछे एक डंडा सा होता है उसके ऊपर बिठा दिया और चाचा गुलाम रसूल साइकिल चलाने के लिए तैयार था। और जैसे ही साइकिल आगे रवाना हुई तो बारिश तो अभी भी हो रही थी। वो जो भागता हुआ बारिश से बचता हुआ चाचा गुलाम रसूल की तरफ गया था, अब वो भी बारिश में चाचा के साथ भीगता हुआ जा रहा था। सर्दी बहुत ज़्यादा थी, बाकायदा मुंह से धुएं निकल रहे थे। वो दोनों साइकिल पे चलते हुए अपने गांव की तरफ जा रहे थे, लेकिन एहसास हुआ कि जो रास्ता वो सोच रहे थे 3 से 4 घंटे का होगा, वो रास्ता शायद अब इससे भी ज़्यादा घंटे लगने वाले थे। उसकी रीज़न ये थी कि बहुत ज़्यादा कीचड़ थी और इस तरह एहतियात के साथ चलाना पड़ रहा था कि कहीं पे भी साइकिल अगर स्लिप हुई तो दोनों गिर जाएंगे। बहुत एहतियात से साइकिल चलाने के बावजूद आखिर एक जगह पे चाचा से साइकिल स्लिप हुई। स्लिप क्या हुई कि साइकिल नीचे ही गिर गई और दोनों कीचड़ में लथपथ हो गए। इस अंदाज में साइकिल गिरी कि चाचा भी नीचे गिर गए और शहजाद भी नीचे गिर गया और दोनों के कपड़े कीचड़ से भर गए। तभी चाचा ने कहा, मैंने सही कहा था, आज 3-4 घंटे नहीं 5-6 घंटे लग जाएंगे, ये तो आधी रात से भी ज़्यादा टाइम हो जाएगा और यहाँ आधी रात को इस वक्त जाना ख़तरनाक है, ठीक नहीं है। तभी शहजाद ने कहा
ख़तरनाक से क्या मुराद चाचा, आधी रात को क्या ख़तरा है? उसने कहा बेटा तुम नहीं जानते, ऐसी बहुत सारी ख़तरात होते हैं जिनको रात का टाइम है हमें डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। वो हंस पड़ा और कहा चाचा इस वक्त तो हम सबसे बड़ा ख़तरा है, हमें कोई देख लेगा तो डर जाएगा, ये देखो हम भूत बन गए हैं। और चाचा को छेड़ना शुरू हो गया। चलते चलते एक जगह ऐसी आई जहाँ से 2 रास्ते निकलते थे। ये दोनों रास्ते गाँव की तरफ जाते थे। एक बहुत लंबा रास्ता और एक शॉर्टकट रास्ता था, बहुत ही मुख्तसर था लेकिन बहुत ही वीरान और खौफनाक कब्रिस्तान, बहुत पुराना कब्रिस्तान। कितना पुराना था उसकी तारीख कोई नहीं जानता था। ये उनके गांव का कब्रिस्तान भी नहीं था, बहुत पुराना आबाद था। और इसी कब्रिस्तान में से गुजर के ही दोनों ने जाना था। जब उस चौक पे पहुंचे तो शहजाद ने कहा चाचा ये वाला रास्ता तो शॉर्ट है ना, यहाँ से चलते हैं। तो चाचा ने कहा नहीं, यहाँ से नहीं, ये बहुत ख़तरनाक रास्ता है, हम दूसरे रास्ते से चलते हैं। तभी शहजाद बोला चाचा यार ये बहुत लंबा रास्ता है, इतना लंबा है कि ऊपर से बारिश और कीचड़ हुआ है, पहुंचते पहुंचते रात सारी सर्दी से ठठर जाएंगे, हालत बुरी हो रही है। ऑलरेडी हम गीले हो गए हैं, बारिश हो रही है, हम दोनों गीले हुए हैं, कीचड़ में लथपथ हो गए हैं और इस रास्ते से जाना कब पहुंचेंगे? क्योंकि थोड़ी देर के बाद फिर मैंने साइकिल चलानी, आपने आगे बैठना है, सारा रास्ता तो आप साइकिल नहीं चला सकते जितना कीचड़ है, तो इस रास्ते से चलते हैं ना। तो चाचा ने कहा नहीं बेटा इस रास्ते से नहीं, ये बहुत ख़तरनाक रास्ता है। तो वो बोला कैसा खतरा, कोई डाकू है यहाँ पे, चोर हैं, क्या है इस रास्ते पे? उसने कहा बेटा तुम बाहर रहे हो, तुम इस बात को नहीं जानते, लेकिन ख़तरा है ना। वो बोला चाचा मुझे बताएं तो सही किस तरह का खतरा है, आखिर है क्या? तो चाचा बोले बेटा और बहुत सारी मखलूक़ात हैं अल्लाह की जो इस दुनिया में रहती हैं, बस खुदा करे कभी उनसे आमना सामना ना हो। ऐसी चीज़ें ऐसे मौसम में बहुत बाहर निकल आती हैं। तो हंस पड़ा कि चाचा आपका मतलब है जिन भूत होंगे यहाँ पे। और वो भूत की आवाज़ें निकालना शुरू हो गया, ओ भूत। चाचा बोले तुम मजाक समझ रहे हो, मैं सीरियस हूँ। उन्होंने कहा चाचा मैं भी सीरियस हूँ, इस दौर में कौन से जिन भूत, आप क्यों जिन भूत से डरें, हटे मैं साइकिल चलाता हूँ। और उसने ज़बरदस्ती चाचा से साइकिल ले ली, खुद चलाने के लिए साइकिल की सीट पे बैठ गया और चाचा को उसने ज़बरदस्ती आगे बिठा दिया। और जब उसने साइकिल चलाई तो उसने साइकिल उसी सिमत को मोड़ दी जो सिमत शॉर्टकट रास्ता था, मुख्तसर रास्ता था। और चाचा बहुत एहतजाज कर रहे थे, गलत कर रहे हो, इस सिमत में मत जाओ, ये नहीं है रास्ता ठीक, हमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें रुक जाना चाहिए, दूसरे रास्ते जाना चाहिए। शहजाद मेरी बात मान लो बेटा, मेरी बात मान लो। लेकिन वो भी अपनी बात का पक्का था, किसी बात को सुनने को तैयार नहीं था। बारिश तो अभी भी हो रही थी और जब साइकिल चलते चलते कुछ आगे आ गया तब उसको एहसास हुआ चाचा ठीक कह रहे थे। वो भी बहुत अरसे से शहर की ज़िंदगी में रहना शुरू हो गया था, यहाँ आना जाना उसका कम हो गया था। लेकिन जब इस रास्ते पे आया तो उसको अंदाज़ा हुआ कि वाकई यहाँ पे जिस तरह की झाड़ियाँ उगी हुई हैं, यहाँ पे कोई ज़मीनें भी नहीं हैं, वीराना ही वीराना है। वाकई वीराना तो दूसरा रास्ता भी था और आज तो वैसे ही दोनों रास्ते भयानक और खौफनाक थे। बारिश ने, बिजली ने और कीचड़ ने सब कुछ अजीब भयानक कर दिया था, लेकिन ये रास्ता तो बहुत ही भयानक था। हाँ, हो सकता है दिन की रोशनी में यहाँ पे कोई गुजरता हो, लेकिन रात को जिस तरह दरख्त साइडों पे उगे हुए थे और जैसी झाड़ियाँ थीं, ये बहुत ही खौफनाक था। वो दोनों साइकिल पे बैठे अब खामोश हो चुके थे और खामोशी के साथ साइकिल आगे बढ़ रही थी। साइकिल चलाते हुए उसको अंदाज़ा हुआ कि चाचा का कितना ज़ोर लग रहा होगा। इस बारिश, इस कीचड़ वाले मौसम में कच्ची सड़क पे साइकिल चलाना कितना मुश्किल है। मुझे भी क्या इसी ही दिन आना था, या बारिश को ही क्या इसी दिन होना था? ऐसा सोचता हुआ वो आगे बढ़ने लगा। तकरीबन साइकिल खामोशी से चलाते चलाते कोई आधा घंटा हो चुका था और इस आधे घंटे में उसकी जान निकल गई थी। उसको अंदाज़ा हुआ था कि कितना ज़ोर लग रहा है और साइकिल चलाना कितना मुश्किल है। तकरीबन कुछ ही फासले पे कब्रिस्तान शुरू होने वाला था और इस जगह पे जब वो लोग पहुंचे तो उसकी निगाह उस सड़क के ऊपर पड़े हुए मोटे से सांप पे पड़ी।
एक इतना बड़ा सांप था और इस तरह रास्ता रोके हुए पड़ा था कि उसको हटाए बगैर साइकिल वहाँ से गुजर ही नहीं सकती थी। एक ही हल था कि साइकिल को उसके ऊपर से गुजार दिया जाता, लेकिन वो कोई छोटा मोटा सांप नहीं था, ये बहुत मोटा तगड़ा सांप था। शहजाद ने अपनी ज़िंदगी में इतना मोटा सांप नहीं देखा था। चाचा ने जैसे ही सांप को देखा तो कहा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, और उसने ब्रेक लगा दी और तभी उसकी निगाह उस सांप पे पड़ी थी जो बिल्कुल सामने था। सांप तो उसने भी देख रखे थे, लेकिन ये बहुत ही मोटा और रास्ता रोके हुए था, इसको हटाना भी बहुत मुश्किल था। तभी चाचा ने कहा रुको और मुझे जाने दो। वो बोला चाचा कहाँ जाना है? चाचा ने कहा सांप की तरफ। ये चांदनी रात तो थी नहीं कि नजर आता, रात का टाइम था, लेकिन ये गांव के जो लोग होते हैं, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, रात का टाइम हो, ये इस हद तक आदी होते हैं कि अपने साइकिल के साथ जब एक लालटेन बांध लेते हैं तो उसी लालटेन की रोशनी में ही ये लोग सफ़र करते हैं, और लालटेन की रोशनी में ही ये लोग सफ़र कर रहे थे। और जब उसने साइकिल रोक दी तो चाचा ने उस लालटेन को उतारा और लालटेन लेकर उसी सिमत बढ़े जिस सिमत वो सांप पड़ा हुआ था। वो लेकर लालटेन हाथ में पकड़े आगे चलते हुए बिल्कुल सांप के पास गए और उसे कह कर गए थे कि तुमने आगे नहीं आना, यहीं खड़े रहना है। वो वहीं खड़ा रहा और जब चचा उस सांप के पास गए वो खड़ा देखता रहा। उनकी कमर शहजाद की तरफ थी और उनका मुंह सांप की तरफ था। वो क्या कर रहे थे वो नहीं जानता था। वो कुछ देर वहां पे खड़े रहे और उसके बाद जब वापस मुड़े तो कहा यहां से मोड़ लो। उसने कहा क्या मतलब चाचा, मैं समझा नहीं। उसने कहा साइकिल मोड़ लो, हमें इस रास्ते से नहीं जाना। तो वो बोला आप कैसी बात कर रहे हैं चाचा, अब इतना सफ़र हम आधे घंटे का कर रहे हैं, शार्ट सा रास्ता है, थोड़ा सा और हमें करना होगा, अब आधा घंटा ये भी वापस जाएं और फिर वो लंबा सफ़र भी है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है चाचा, नहीं हम यहीं से जाएंगे। तो बोले ज़िद मत करो, जो मेरी आंख देख रही है वो तुम नहीं देख पा रहे हो, ठीक नहीं है। उसने कहा क्या ठीक नहीं है, एक सांप पड़ा, इस मौसम में सांप निकल आते हैं तो इसमें ऐसी कौन सी बात है, हटे मैं हटाता हूँ इसको। और चाचा उसको रोकते रह गए, लेकिन फिर भी उसने साइकिल को स्टैंड पे लगाया और चलता हुआ सांप के पास गया। अब वो खुद सोच रहा था कि मैंने कह तो दिया कि सांप को मैं हटाता हूं, इसको हटाऊं कैसे। उसने इधर उधर ढूंढा तो उसको एक जगह पे पत्थर सा पड़ा हुआ नजर आया। उसने पत्थर उठाया और पत्थर उठा के सांप को जोर से मार दिया। तकरीबन कोई 6-7 इंच मोटा वो सांप, जैसे उसको पत्थर लगा तो वो सांप ऐसे जैसे बेजान सा पड़ा हुआ था, उसके अंदर जैसे हरकत आई हो, हल्का सा वो हिला, लेकिन हिला आगे नहीं बढ़ा। वो फिर इधर उधर गया, एक और बड़ा सा पत्थर उठाया। उसने वो पत्थर उठा के फिर से सांप को जोर से मारा, और इस दफा पत्थर इतनी जोर से सांप को लगा कि लगते ही पत्थर सांप ने आगे की तरफ रेंगना शुरू कर दिया और वो रास्ता क्लियर कर दिया, सांप आगे चला गया। वो खड़ा रहा और जब सांप वहां से चला गया तो मुस्कुराता वो वापस आया और कहा ये देखिए ये सांप था ना, चला गया है, इतनी सी बात थी। वो रास्ते में पड़ा हुआ था, उसको हटाना था, वो हट गया। आप मीना चाचा क्या से क्या सोचना शुरू करते हैं, बैठिए। लेकिन चाचा का चेहरा अजीब व गरीब हुआ था। वो एकदम से परेशान हो गया। उसने लालटेन की रोशनी में चाचे का चेहरा देखा और कहा चाचा क्या हुआ, सांप था चला गया है, आप इतना परेशान क्यों हैं। लेकिन चाचा के बोला ही नहीं जा रहा। तो उसने कहा चाचा मैं आपसे मुखातिब हूँ। लेकिन उसको लगा कि चाचा बहुत शदीद खौफजदा हो चुके हैं, इतने ज़्यादा डर गए हैं कि उनसे बोला तक नहीं जा रहा। ओके आप बैठिए, आप नॉर्मल होइए। वो चाचा को नॉर्मल करने लग गया और चाचा को बिठा लिया, लेकिन चाचा के मुंह से कोई भी बात ना निकली और साइकिल फिर आगे की तरफ रवाना हो गया। ये जो जगह थी
भयानक सी खौफनाक सी जगह अब यहाँ मुसलसल बादल गरज रहे थे। बारिश बिल्कुल हल्की हल्की रिमझिम हो रही थी, लेकिन बादल ज़ोर ज़ोर से गरज रहे थे और बिजली भी ज़ोरदार धमाके के साथ चमक रही थी। एक गरजदार आवाज़ आती, ठा, और बिजली भी चमकती, पूरे आसमान को रोशन कर देती। वो साइकिल चलाता हुआ इस भयानक से मंजर में, जहाँ इर्द गिर्द बहुत ऊंची ऊंची झाड़ियाँ थीं, दरमियान में एक छोटा सा कच्चा सा रास्ता जो गीला था, जिस पे साइकिल पे वो दोनों साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ रहे थे कि सामने ही वो दूर से कब्रिस्तान नज़र आना शुरू हो गया, जिसके अंदर बहुत पुराने पुराने बड़े से दरख्त थे। किस दौर में ये दरख्त किसने लगाए थे, खुद से उग गए थे, लेकिन अब बहुत घने वो दरख्त हो गए थे और झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थीं। किसके प्यारे दफन थे इस कब्रिस्तान में कोई नहीं जानता था, लेकिन यहाँ पे तो दिन को भी कोई नहीं आता था। वो रात के इस पहर दोनों वहाँ से गुजरने लगे थे, साइकिल को चलाते चलाते कब्रिस्तान के बिल्कुल करीब पहुँच गए। और जैसे ही कब्रिस्तान के बिल्कुल करीब पहुँचे और साइकिल अब दोनों तरफ कब्रिस्तान सा, उल्टे हाथ भी सीधे हाथ भी कब्रिस्तान था, और साइकिल जैसे ही कब्रिस्तान के बिल्कुल दरमियान में से गुजरने लगा तो एकदम से साइकिल इस तरह रुक गया जैसे किसी ने पीछे से साइकिल को पकड़ लिया हो। शहजाद अपना पूरा जोर लगा रहा था, लेकिन साइकिल चल नहीं पा रहा था। वो नीचे देखना शुरू हो गया कि शायद किसी कीचड़ में धंस गया है, कीचड़ में फंस गया है, क्या हुआ है, टायरों के आगे कोई चीज़ आ गई है, क्या मसला है। वो साइकिल चला रहा था, लेकिन साइकिल चल ही नहीं रहा था। काफ़ी ज़ोर लगाने पे भी जब उसको लगा साइकिल जाम हो गया है, तो उसने कहा, चाचा ज़रा नीचे उतरिए, मुझे देखने दीजिए साइकिल को क्या हुआ है, साइकिल चल ही नहीं रहा। चाचा खामोशी से नीचे उतर गए। अभी तक उनके चेहरे के तासुरात बिल्कुल वैसे थे, इजाफा बिल्कुल हो चुका था खौफ का। पहले थोड़ी देर पहले जिस तरह का खौफ था, अब उससे भी मजीद खौफ का इजाफा हो चुका था। बहुत इतने डरे हुए थे कि एकदम से उसको भी खौफ सा लगा कि चाचा को क्या हो गया है, और चाचा को देख के वो अजीब सा हो गया और बोला, चाचा सब खैरियत है ना। लेकिन चाचा के मुंह से कोई भी जवाब ना आया। उसने साइकिल को इधर उधर देखा, और जब दोनों नीचे उतर गए और उसने साइकिल को चला के देखा तो साइकिल तो बिल्कुल नॉर्मल था, चल रहा था। तो वो उस वक्त चला क्यों नहीं पाया। फिर से वो ऊपर बैठा, चाचा को कहा बैठिए, और बैठा, और जैसे उसने चलाने की कोशिश की, साइकिल फिर बिल्कुल उस तरह जाम था कि चलने का नाम नहीं लिया। फिर उसने जोर लगाया, लेकिन साइकिल नहीं चला, और फिर वो नीचे उतरा, चाचा को उतारा, और फिर साइकिल को चला के देखा, फिर साइकिल बिल्कुल फ्री था, चलना शुरू हो गया। वो कुछ 5-6 कदम ऐसे पैदल ही चलता गया, साइकिल भी उसके साथ साथ चलता गया। उसने कहा, ओके, इसका मतलब है वो जो 5-6 कदम पीछे रह गए हैं, शायद वहाँ पे कोई मसला था। आगे जब वो चला गया 5-6 कदम, तो फिर वो साइकिल पे बैठा, चाचा को बिठाया, और जैसे ही उसने चलाने की कोशिश की तो साइकिल जाम हो गया। चाचा जो अभी तक इस सारे मंजर को देख रहा था और खामोश खौफजदा बैठा हुआ था, उसी लम्हे उसने गर्दन मोड़ी और शहजाद की तरफ देखा, जैसे आंखों ही आंखों में शहजाद से कह रहा हो, बेटा हमसे भूल हो गई। जिस बात का खतरा था, जिस बात का डर था, आखिर वो हो गया। हाँ, थोड़ी सी घबराहट तो उसके अंदर भी आ गई थी। इस माजरा उसकी समझ से बाहर हो गया था कि साइकिल वैसे फ्री है, जैसे मैं चलाने की कोशिश करता हूँ तो चलता नहीं है। लेकिन उसने अपने आप को हौसला देने के लिए चाचा से ही कह दिया, अब घबराइए मत, हम ऐसे ही कुछ फासला पैदल तय कर लेते हैं, चलिए मेरे साथ। और वो साइकिल से नीचे उतरा, चाचा भी उसके साथ पैदल चलना शुरू हो गए, और वो दोनों साइकिल को चलाते हुए, उस पर चढ़ के नहीं, पैदल चलते हुए साइकिल को हाथ से पकड़ा हुआ, और दोनों आगे बढ़ना शुरू हो गए। 15 से 20 कदम ही आगे चले होंगे। लालटेन अभी भी साइकिल के साथ, हैंडल के साथ लटक रहा था। 15-20 कदम ही वो आगे चले होंगे कि उन्होंने देखा कि आगे रास्ता बंद है। इस अंदाज में बंद है कि जब वो बिल्कुल करीब पहुंचे तो देखे एक बड़ा सा दरख्त
टूट कर उस रास्ते के बिल्कुल दरमियान में गिरा हुआ है और उस बड़े से दरख्त ने इस रास्ते को रोक लिया है। यह दरख्त भी इस अंदाज में पड़ा हुआ था जैसे कुछ देर पहले सांप ने रास्ता रोका हुआ था। इस तरह यह मोटा तगड़ा सा बहुत घना सा दरख्त था जिसने रास्ते को रोक रखा था। चाचा ने दरख्त के इस अंदाज को गिरे हुए रास्ता रोके हुए देखा तो और उनके चेहरे पे इस तरह हमायां उड़ गईं जैसे वो अभी रो देंगे, अभी धाड़े मारना शुरू कर देंगे, अभी चीखना शुरू कर देंगे। और वो भी कुछ समय के लिए सोचना शुरू हो गया कि क्या माजरा है, पहले इस तरह सांप था अब इस तरह दरख्त। तो बोला, चाचा कोई बात नहीं, उठाइए साइकिल को। हम उठा के साइकिल को दूसरी तरफ रखते हैं। चाचा खड़े रहे। उन्होंने कहा, चाचा उठाइए ना, मेरी मदद कीजिए। चाचा खड़े रहे। उसने चाचा के चेहरे की तरफ देखा तो चेहरे में ऐसा रंग आ चुका था जैसे अभी ये गिरेंगे और बेहोश हो जाएंगे। उनकी आंखें बाहर निकल आई थीं। जब उसने उसकी आंखों की तरफ देखा और शहजाद हैरान रह गया। उनकी आंखें बिल्कुल बाहर निकली हुई थी, खौफ से ऐसे बाहर निकल आई थी कि अभी ये बुत बनेंगे और गिर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। वो एकदम परेशान हुआ और देखा वो आंखें बगैर पलकें झिपकाए एक तरफ देखे जा रहे हैं। और तभी उसने भी आंखों की तरफ देख के कि आंखें किस सिमत देख रही हैं, आंखों का पीछा करते करते उस दरख्त की तरफ उसकी निगाह भी चली गई जिस दरख्त की तरफ चाचा गुलाम रसूल खड़े देख रहे थे। तभी उसने देखा कि उस दरख्त पे एक रोशनी सी है, ऐसी रोशनी जैसे किसी ने टॉर्च जला रखी हो, और वो पूरा दरख्त रोशन था। और सबसे खौफनाक बात उस दरख्त की ये थी, उस दरख्त की सबसे ऊंची टहनी के ऊपर जहां पे सबसे ज्यादा रोशनी थी, एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसने जैसे ही उस तरफ देखा तो वो जिस दरख्त पे रोशनी थी वो औरत उल्टी लटकी हुई थी। तो तब उसने गौर किया तो उसको अंदाज़ा हुआ कि वो जो उल्टी लटकी हुई है उसके बाल खुले हुए हैं और इतने लंबे बाल हैं कि ऊपर से नीचे कहाँ तक जा रहे हैं वो देख नहीं पाया था, क्योंकि जिस जगह पे वो लटकी हुई थी वहाँ पे तो उजाला था, नीचे बाल जहाँ तक जा रहे थे वहाँ पे अंधेरा था। लेकिन इतना अंदाज़ा हो गया था बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं। उसका चेहरा काला स्याह था, इंतहाई खौफनाक काला स्याह, और उसने हाथ भी नीचे की तरफ उल्टे किए हुए थे। हाथ भी बालों की तरह नीचे लटक रहे थे। लेकिन जिस बात ने उसको चौंकाया, बाल खुले हुए उल्टी लटकी हुई वो औरत, उसके वजूद पर कोई भी लिबास नहीं था, वो बिल्कुल नंगी थी। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा इससे भी भयानक थी वो ये थी कि जिस तरह वो लटकी हुई थी तो वो पाँव उसने फंसाए हुए थे दरख्त के ऊपर। वो चौंका किस बात से भला, इंसान के पाँव उसके हमेशा मुंह की तरफ रुख होता है। इंसान अगर सीधा खड़ा होगा तो जिस तरफ उसका मुंह है पाँव के अंगूठे और उंगलियां भी उसी सिमत में होंगी। लेकिन जब उस औरत को उसने उल्टे लटके हुए देखा तो औरत का मुंह और उसका वजूद, उसका सीना तो उसकी तरफ था लेकिन पाँव दूसरी तरफ थे जो दरख्त के अंदर फंसे हुए थे। तभी पाँव को देखते ही उसको अंदाज़ा हो गया, ना सिर्फ वो उल्टी लटकी हुई थी बल्कि उसके पाँव भी उल्टे थे, और वही उल्टे पाँव उसने दरख्त के अंदर फंसाए हुए थे जिससे वो लटक रही थी। क्योंकि इंसान अगर उल्टा लटका हो तो उसका पाँव का मुंह भी, उसके पाँव का रुख भी उसके मुंह की तरफ होगा, लेकिन ये इस अंदाज में लटकी हुई थी कि उसके मुंह इन दोनों की तरफ था और पाँव परली साइड को थे और दरख्त के अंदर फंसे हुए थे, और वो मुस्कुरा रही थी। उसके दो सबसे बड़े लंबे दांत बाहर निकले हुए थे। उल्टी लटकी होने के बावजूद वो उन दोनों दांतों को देख सकता था जो बाहर लटके हुए थे। कपड़ों के बगैर एक नंगी औरत खुले बालों के साथ उल्टी लटक रही थी। एकदम उसके दिमाग के अंदर झपाका सा हुआ, वो औरत कैसे हो सकती थी जिसके पांव उल्टे हों? उसके वजूद पे कपड़ा नहीं था, वो नंगा वजूद था और खुले बाल थे, और जितना भयानक उसका चेहरा था। तब उसने उसके चेहरे की तरफ गौर किया, उसके दांतों और चेहरे की खौफनाकी को देखा तो एक सेकंड में ही वो समझ गया वो औरत नहीं, कोई चुड़ैल थी जो दरख्त में बाल खोले उल्टी लटक रही थी।
जब उसको ये समझ आ गया कि एक औरत नहीं, एक चुड़ैल बाल खोले नंगी उल्टी दरख्त पे लटक रही है, तो बस इतना ही उसके लिए काफ़ी था। और उसके बाद एक दम से वो भागा। उसको होश नहीं रहा कि वो कौन है और किस अंदाज में भागा। सबसे पहले वो उसी दरख्त से टकराया और कलाबाजियां खाता हुआ दूर जा गिरा। मजीद रही सही कसर उसके कपड़ों की पूरी हो गई। वो कीचड़ से मजीद लथपथ हो गया, लेकिन वो और भागना शुरू हो गया। उठा और भागना शुरू हो गया। उसको चोटें लगी हुई थीं, उसके कपड़े गीले थे, उसको किसी चीज़ का होश नहीं था। वो भागता भागता भागता, लेकिन वो इसलिए भी भाग रहा था कि वो अपनी जान बचाना चाहता था। उसके अंदर खौफ आ गया था, लेकिन वो एक बात फिर भूल गया था, जिस जगह पे वो भाग रहा है वो कीचड़ है, उस पर भागना आसान नहीं है। और फिर भागते भागते वो गिरा और सर के बल जमीन पर जा गिरा। उसको सर में शदीद चोट लगी। उसको ऐसे लगा जैसे उसका दिमाग घूम रहा हो और उसकी आंखें बंद हो रही हों। उसकी आंखें ऐसे बंद सी हुई, लेकिन ये चंद सेकंड के लिए ऐसा हुआ था। फिर उसने आंखें खोल दी। उसने देखा मैं कौन हूं। उसको याद आया कि मैं खौफ की वजह से भाग रहा था और मैं इस वक्त जमीन पे पड़ा हुआ हूं। उसने जैसे अपने आप को जमीन पे पड़ा हुआ देखा, फिर से उठ के खड़ा हुआ। उसको चोटों का एहसास तक नहीं था। खौफ उसके दिमाग पे सवार था। फिर से उसने भागना शुरू कर दिया और भागते भागते गिरते भागते वो कई दफा गिरता था और फिर खड़ा हो जाता था, गिरता था और खड़ा हो जाता था। भागते भागते कैसे वो अपने घर तक पहुंच गया। और उसने जाकर जब दरवाज़ा खटखटाया तो रात को घर वालों को तो उम्मीद थी कि उसको लेने के लिए गए हुए हैं, वो आएंगे। और जब उसके छोटे भाई ने आकर दरवाज़ा खोला तो वो चीख मारकर वापस भाग गया। और वो जल्दी से, जिस भाई ने दरवाज़ा खोला था, छोटे भाई ने दरवाज़ा खोलते ही उसने अपने सामने जिन को खड़ा हुआ देखा। वो चीखें मारता हुआ भाग गया। और शहजाद जल्दी से, जब दरवाज़ा खुल चुका था, अंदर दाखिल हुआ और तेजी से आगे बढ़ गया। घर के लोग जाग चुके थे। उसके भाई ने इतनी चीखें मारी थी और सारे हैरान थे। मजीद घर के अंदर चीखों की आवाज़ आई कि ये कौन है जो घर के अंदर घुसा आ रहा है। और तभी उसके बाप की आवाज़ आई, कौन हो तुम और घर में क्यों घुस रहे हो। तभी वो बोला कांपती हुई आवाज़ में, खौफजदा आवाज़ में, शहजाद। और उसके लहजे को माँ ने और बाप ने पहचान लिया कि शहजाद तुम, ये कैसा हुलिया है तुम्हारा, और चाचा कहाँ हैं। और वो उसी लम्हे गिरा और बेहोश हो गया। सारे घर वाले उसके ऊपर जमा हो गए, उसको होश में लाने की कोशिश करते रहे, यहां तक कि सुबह हो गई। और जब सुबह हुई, वो होश में आया, तब तक उसके घर वाले उसके कपड़े वगैरह चेंज कर चुके थे, गरम रज़ाइयाँ उसके ऊपर डाल चुके थे। उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो बहुत खौफज़दा था। बाप ने देख लिया था कि वो नॉर्मल नहीं है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। सुबह तक उसकी हालत कुछ बेहतर हुई थी, लेकिन उसको बुखार हो चुका था। वो परेशान थे ये बात पूछने के लिए कि तुम तो आ गए हो, तुम्हें तो चचा लेने के लिए गए थे, चचा घर छोड़ के जाते, चचा कहाँ हैं। लेकिन वो होश में आता तो वो उससे पूछते हैं कि सुबह फजर की अजानों के बाद फिर से दरवाजे पे दस्तक हुई और उन्हें दरवाज़ा खोला तो बाहर चचा गुलाम रसूल खड़े थे। चचा गुलाम रसूल को देखते ही वो सारे परेशान हो गए। उनको अंदर आने दिया और उनसे पूछा क्या हुआ चाचा, उसकी हालत ख़राब है, वो बेहोश है, उसको बुखार हो गया है, उसकी हालत इस तरह की थी, आप अभी आ रहे हैं, सब खैरियत है, क्या हुआ है। हम तो इस परेशानी में थे कि उसको होश है, उससे पूछ सकें, आपका पूछ सकें। आप शुक्र है अल्लाह का आप आ गए हैं, अब बताइए क्या हुआ है। उन्होंने चाचा के चेहरे से अंदाज़ा लगा लिया था कि नॉर्मल बात नहीं है, चाचा की हालत भी बहुत ख़राब है। लेकिन जैसे कैसे चाचा ने वो सारी कहानी उनको सुना दी, लेकिन अधूरी कहानी, बस इतना हिंट्स, जिस तरह कोई इंसान शदीद डरा हुआ होता है और कहानी नहीं सुना सकता, हिंट्स देता है, इतना सुना सके कि मैंने मना किया था, उस रास्ते से ना जाओ, ज़बरदस्ती की है उस रास्ते से। और फिर वहाँ पे वो पड़ा हुआ था सांप के रूप में। इसने उसको पत्थर मारे थे। और फिर जब हम आगे गए तो दरख्त
तोड़ के गिराया था उस डाइन ने जो दरख्त पे उल्टी लटकी थी। हाँ, वो डाइन थी, वो उस दरख्त पे उल्टी लटकी हुई थी। मैंने देखा था उसे। फिर ये भाग गया, मैं वहां रुका रहा, मैं आ गया, फिर मैं वहां से मैं भी आ गया। चाचा ने कहानी इस अंदाज में सुनाई थी जो सुनने वालों को समझ लग गई कि जो हिंट्स इन्होंने दिए हैं इनके अंदर भी शदीद खौफ आ चुका है। चाचा भी बहुत डरे हुए हैं। इसका मतलब है अभी कुरीदना अच्छा नहीं होगा, इनको भी घर तक छोड़ा जाए। चाचा को उनके घर तक छोड़ दिया गया, लेकिन चाचा भी खामोश जैसे इंसान हो जाता है, ऐसे खामोश से हो गए। तकरीबन 2 दिन शहजाद को बुखार रहा, वो होश में आ गया था, लेकिन 2 दिन के बाद जब वो बेहतर हुआ तो फिर उसने पूरी कहानी घर वालों को सुनाई कि क्या वाकया पेश आया था और क्या हुआ था। चाचा ने तो सिर्फ अधूरी कहानी, हिंट्स दिए थे। और जब वो बेहतर हुआ तो उसने चाचा के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा वो खैरियत से हैं, घर वापस आ गए हैं। तकरीबन 1 हफ्ते बाद चाचा का उसी तरह खामोशी की हालत में इंतकाल हो गया था। गांव वाले कहते हैं कि जब चाचा आ गए थे तो खामोश से हो गए थे। खाना रख देते तो खा लेते थे, नहीं रखते थे तो नहीं खाते थे, पानी का कोई ना पूछे तो खुद से पानी तक भी नहीं पीते थे। ऐसे गुमसुम से हो गए थे कि घर वाले शदीद परेशान हुए। कारी साहब को बुलाया गया, उन्होंने दम दरूद किया, पीर साहब से भी लाए गए। 1 हफ्ता जो वो जतन गांव वाले बेचारे कर सकते थे करते रहे, लेकिन वो ऐसे खामोश रहे कि एक रात वो अपने बिस्तर पर सोए तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब सुबह उठे तो अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। शहजाद वक्त के साथ साथ संभल तो गया, लेकिन उसके दिमाग पे वो इतना खौफ तारी रहा कि जब कभी उस वाक़े को याद करता तो शदीद खौफज़दा हो जाता। चाचा की मौत का भी उसको दुख था कि अगर वो उस रास्ते से ना जाता तो शायद ये वाक़या ना होता। लेकिन चाचा तो खैरियत से वापस आ गए थे। सबसे उन्होंने पूछने की कोशिश की थी चाचा से, लेकिन चाचा ने कोई जवाब नहीं दिया था, बस खामोश ही रहते थे। रात को बिस्तर पे सोते तो आसमान को तकते रहते थे, खामोश। शहजाद ठीक होने के बाद शहर वापस चला गया, लेकिन ऐसा उसका दिल उदास हुआ, ऐसा उसका दिल वहां पे भी खराब हुआ कि कुछ अरसे के बाद उसने फैसला किया कि मैंने वापस जाना है। चाचा की मौत का भी उसको बहुत दुख था और फिर वो वापस आ गया। ऐसा वापस आया कि फिर वो लौट के उस शहर की जिंदगी की तरफ नहीं गया, उस गांव की जिंदगी के अंदर ढल सा गया। उसका ओढ़ना बिछोड़ना, कपड़े, हर चीज़ जो शहरी लिहाज से थी उसने ख़त्म करके अपना हुलिया, अपना सब कुछ गांव जैसा कर दिया। उसने शादी कर ली, उसके बच्चे हो गए, अब उसी गांव में रहना शुरू हो गया। और उसके जब बच्चे बड़े हुए तो वो कहानी उसके बच्चों ने भी सुन ली और बाप से फरमाइश करके वो कहानी उन्होंने सुनी। बाप के मुंह से सुनी, उन्होंने सुन रखी थी कि अब्बा से पूछते अब्बा क्या वो कहानी सच है, आप बताइए ना। और अब्बा ने आखिर सुना दी। और फिर कभी वो उदास होते, कभी उनका दिल करता तो फिर अब्बा से फरमाइश करके उस कहानी को सुन लेते। अब उनके अब्बा इस दुनिया में हयात नहीं हैं। अल्लाह को शहजाद प्यारे हो चुके हैं। उनके बच्चे कहते हैं कि आज भी हमें याद है जब हम अपने अब्बा को कहते थे कहानी सुनाएं तो उनके चेहरे पे इस तरह का मंजर आ जाता था जैसे अभी अभी ये सारे मंजर उनकी आंखों के सामने हो रहे हैं, जैसे ये सारे वाक़यात अभी अभी हो रहे हैं। वो इतने खौफज़दा हो जाते। और आज भी हमें याद है, आज भी जब उनसे फरमाइश करते अब्बा कहानी सुनाएं, ऐसा लगता था एक एक सीन उनकी आंखों के सामने चल रहा है, एक एक मंजर अभी वो देख रहे हैं। उनकी आंखें दूर कहीं खोई हुई होती और उनकी ज़ुबान चल रही होती और वो कहानी सुना रहे होते। इस अंदाज में कहानी सुनाते जैसे अभी आंखें वो सब मंजर को देख रही हैं और लब और ज़ुबान वो मंजर बयां कर रही है जो आंखें अभी अभी देख रही हैं। वक्त गुजरता रहा, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो आज ये कहानी इसलिए आपको भेजी है, आप दूसरों को भी ये कहानी सुनाएं। और जिस अंदाज में आप मंजर कशी करते हैं, अब्बा के मुंह से तो कहानी कई दफ़ा सुन चुके, आपके मुंह से कहानी सुनेंगे तो हम भी शायद उस मंजर के अंदर पहुंच के उस उल्टी लटकी हुई डाइन को देख सके। ये थी कहानी जो मुझे औरंगज़ेब शहजाद ने भेजी। उन्हीं की ज़बानी मैंने कोशिश की मंजर कशी करूं। कैसी लगी आपको
कहानी के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। आप लोग भी अपनी कहानियाँ मुझे भेजिए। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है 0092, ये पाकिस्तान का कोड है, 31366555500। ये मेरा नंबर है, मैं रिपीट करता हूँ, व्हाट्सअप नंबर है मेरा 00923136555500। इस नंबर पे आप मुझे अपनी कहानी लिख के भी भेज सकते हैं और कहानी वॉइस मैसेज भी रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। दोनों सूरतों में वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करें या कहानी लिख के भेजें, आखिरी लफ्ज़ आपने लिखना है उर्दू में कहानी या इंग्लिश में स्टोरी, STORY लाजमी लिखना है। OCS भी लिख सकते हैं, OCS ऑफ कैमरा स्टोरी है ना, तो OCS भी लिख सकते हैं। अगर आप OCS या फिर कहानी या फिर स्टोरी लिखना भूल जाएंगे आखिरी लफ्ज़, तो फिर आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकेगी। इसलिए कहानी या स्टोरी आखिरी लफ्ज़ लिखना ज़रूरी है। तो आज की OCS से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।